नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। चैप्टर 4 है बायोलॉजी का, क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसमें क्या पढ़ा जा रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया है बच्चों। आज पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। नॉट ओनली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर से। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? हमने डिसऑर्डर में पढ़ा था कि जितने भी टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं ये म्यूटेशन की वजह से आता है। और जो म्यूटेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, अलग अलग टाइप के हमने म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो जीन म्यूटेशन था ना, जिसको और क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहा जाता है? पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है इसको। तो ये जो आपका पॉइंट म्यूटेशन है, ये बेसिकली किस में म्यूटेशन आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है? हमारे जेनेटिक कोड में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? जेनेटिक कोड में चेंज आ रहा है। इस जेनेटिक कोड में चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है? जीन का स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? जीन म्यूटेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसी जीन म्यूटेशन को ही जीन में जेनेटिक कोड में चेंज आने की वजह से जो डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे हैं उसको कहा जा रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जा रहा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो वंशागति होती है, इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो मेंडल के नियमों के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब आपके क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। फिलहाल के टाइम पे हमारे जो है ये हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर्स, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब ये इस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो जीन होगा वो रेसेसिव होगा और वो किस पर प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा आपके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये रेसेसिव है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कहा जा रहा है। यही आपका डोमिनेंट वाला जीन होता तो इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर इसको कहा जाता। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप का डिसऑर्डर है? ये है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। किस टाइप का डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, अप्रभावी जीन क्योंकि इस पर मौजूद होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है तो हम सिंबल के लिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा अपनी सुविधा अनुसार कलर ब्लाइंडनेस को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो ये सी वाला जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्णांधता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्णों की पहचान नहीं कर पाते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता हुआ रहता है। इस पर अलग अलग रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, वो डिफरेंट टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है। मोस्टली जो होता है, मोस्टली लोग रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाते हैं, लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखा किसने था? देखा था विल्सन साहब ने। किस टाइम पे देखा था? 1911 ईस्वी में इसको देखा गया था। ठीक है, अब ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड होता है, तो अगर फीमेल के दोनों ही क्रोमोसोम पर क्या है, अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है तो महिला क्या होगी? वर्णांध होगी, डिजीज्ड होगी, यानी कि वर्णांधता से ग्रसित होगी। लेकिन अगर एक्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो महिला क्या होगी? कैरियर होगी, वाहक होगी। क्या होगी? वाहक होगी। और अगर मेल के एक ही एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है वो प्रेजेंट है तो मेल कैसा होगा? मेल रोगी होगा, डिजीज्ड होगा। किस रोग से ग्रसित होगा? आपके कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित होगा, वर्णांधता से ग्रसित होगा।
क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस एक्स क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है। इसलिए मेल कैसा हो जाता है, पुरुष कैसा हो जाता है, एक ही एक्स के क्रोमोसोम के होने की वजह से बीमार हो जाता है, क्योंकि ये हेबीजाइगस वाला कंडीशन बनता है। और जो भी आपके एक्स लिंक्ड वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो मेल क्या होगा, आपका रोगी होगा। ठीक है, महिला के एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो महिला वाहक होगी, महिला के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो महिला रोगी होगी। ये कंडीशन याद रखना है, इसी कंडीशन से हम बहुत सारे अपने सवालों का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, लेते हैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इस डिजीज के बारे में। क्या है इस डिजीज में, वर्णांधता क्या है। इस रोग की खोज हॉर्नर ने किया था। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1876 में, कीजिएगा माफ कीजिएगा, 1876 में हॉर्नर ने किया था। इस रोग में व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग की पहचान मुख्य रूप से नहीं कर पाता है। वैसे तो और भी रंगों की पहचान नहीं हो पाती है जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, मेनली क्या होता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती। इसे प्रोटीन दोष या फिर डाल्टोनिज्म या लाल हरा अंधापन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इसको। विल्सन ने 1911 में इस रोग के अप्रभावित जीन की खोज की थी। मैंने कहा कि ये इन्होंने खोज किया था, एक्चुअली विल्सन ने क्या किया था, अप्रभावित जीन की खोज की थी। यह अप्रभावित जीन जो कि रेसेसिव जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर यह प्रेजेंट नहीं होता है। पुरुषों में वर्णांधता एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावित जीन के कारण हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों में वर्णांधता का लक्षण जो है वो तभी प्रकट होगा जब कौन सा कंडीशन बनेगा, दोनों ही क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट होगा। अगर एक ही क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है और एक्स वाला कंडीशन बन रहा है तो फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी, वाहक होगी। ठीक है, और क्या होगा, मेल में कैसा कंडीशन बन रहा है, XCY यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन क्या है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, XY वाला कंडीशन है तो मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। मेल क्या होगा आपका, वर्णांध होगा, उसको वर्णांधता डिजीज होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्त्रियों में वर्णांधता का लक्षण तभी प्रकट होता है जब दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं, अन्यथा स्त्री क्या होती है, रोग की वाहक होती है। कैलमस साहब ने क्या बताया था, कैलमस और कीट्स ने मिलकर के प्रोटीन और ड्यूटन वर्णांधता को नियंत्रित करने वाले दो कारकों के बारे में बताया था। इसीलिए आपके कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है, प्रोटीन दोष कहा जाता है या फिर डाल्टोनिज्म दोष भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक कंडीशन इसमें बताया गया है कि जो ब्लैक प्रजाति होती है, मतलब जिनमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है, उनमें 4%, गोरी प्रजाति में 8% और स्त्रियों में ये 0.5% ही वर्णांधता का कंडीशन देखा गया है। ठीक है, यानी जिनमें मेलानिन कम है उनमें 8% है, उनमें ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस दिखते हैं। अब हम आएंगे कि अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में, अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है तो बच्चे क्या होंगे, फादर जो है नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंड है तो बच्चे कैसे होंगे, हम उन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा कंडीशन बन रहा है, क्या कंडीशन है कि वर्णांध पुरुष जो है, यानी फादर कैसा है, फादर के पास XCY वाला जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और महिला कैसी है, महिला जो है वो सामान्य है, मतलब जो माता है वो क्या है, सामान्य है। माता क्या, पहले मान लेते हैं कि ये जो मेल है, कलर ब्लाइंड मेल शादी कर रहा है नॉर्मल फीमेल से, तो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड मेल के पास क्या होगा, XCY वाला कंडीशन बन रहा है, नॉर्मल फीमेल के पास में कोई भी कलर ब्लाइंड वाला जीन नहीं प्रेजेंट है। क्रॉस करवा लीजिए, क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, XCX वाला मिलेगा, फिर क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, वही XCX वाला कंडीशन मिलेगा, वापस से क्रॉस करवा लीजिए, क्या मिलेगा आपको, XY वाला कंडीशन मिलेगा, यहाँ से भी क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, XY वाला कंडीशन मिलेगा। अब इसको इरेज कर रही हूँ, देख लीजिए क्या कंडीशन बना आपका, XCX वाला कंडीशन बन रहा है, XCX वाला कंडीशन बन रहा है, यानी कि 50% जो है, 50% क्या, डॉटर, जो बेटियां हैं वो क्या हो रही हैं, कैरियर हो रही हैं, वाहक हो रही हैं, कलर ब्लाइंड जो रोग है उनकी वाहक बन रही हैं। अब ये जो बेटियां हैं वो किसको ये जीन ट्रांसफर करेंगी, तो देख लेते हैं, जो स्त्री है वो क्या हो गई है,
कलर ब्लाइंड हो गई है। अब इसका विवाह क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्मल मेल से इसका विवाह हो रहा है, तो ये क्या हो गई, XC वाला कंडीशन बनाएगा, फिर ये क्या करेगा, XC वाला कंडीशन बनाएगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर जो वाहक स्त्री है वो नॉर्मल मेल से शादी कर रही है जिसके पास में कोई भी कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें जो बेटे होंगे उसके वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये कैसा रोग बनता हुआ दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये फादर से बेटी में जा रहा है, डॉटर में, और फिर डॉटर से किस में जा रहा है, सन में जा रहा है। ठीक है ना, तो क्रिस क्रॉस वाला एक पैटर्न बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न बन रहा है कि पहले बाप से क्या जाएगा, बेटी में, फिर बेटी से किस में जाएगा, बेटे में जाएगा। मतलब यहाँ से बेटी से बेटे में नहीं कह सकते हैं, मदर से किस में जाएगा, सन में जाएगा। मतलब पिता से जाएगा बेटी में, माता से जाएगा बेटे में। इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से वाले में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस वाले में, ये जो रोग है इसमें क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्रॉस को एक बार फिर से समझ लीजिए। जो मेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, महिला कैसी है, नॉर्मल है। इनके जो बच्चे हैं 50% जो बेटियां हैं, स्पेशली इसकी संतानों में 50% जो बेटियां हैं वो क्या है, बेटियां हैं वो कैरियर हैं। किसकी कैरियर हैं, वर्णांध की कैरियर हैं। क्या है, कैरियर है, वाहक है। लेकिन बेटे को कोई भी रोग नहीं हुआ, बेटे को कोई भी रोग नहीं हुआ। यानी कि मदर नॉर्मल होगी तो बेटे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। मदर अगर क्या है, मदर नॉर्मल होगी तो बेटे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। मदर कैरियर होंगे तो बेटे क्या होंगे, रोगी होंगे, डिजीज्ड होंगे। किसके डिजीज्ड होंगे, आपके कलर ब्लाइंड के डिजीज्ड होंगे। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या आ गया, दूसरे कंडीशन में जो मेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, और फीमेल क्या है, कैरियर है। यहाँ से कैरियर फीमेल मिली ना, कैरियर फीमेल मिली, तो कौन सा कंडीशन ले लेते हैं कि मेल तो कलर ब्लाइंड है ही, अब जो फीमेल है वो भी क्या है, कैरियर है। क्या कंडीशन बनेगा बच्चों, देखिए शादी करा देते हैं दोनों की शादी हो गई तो बच्चे कैसे होंगे, देख लो। एक्स वाले से जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, XC वाला कंडीशन बनेगा। अब दोनों ही क्रोमोसोम XX हैं, फीमेल बनेगी, और दोनों ही क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है। जब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है तो महिला क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी, वर्णांध हो जाएगी, और लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाएगी। यही परेशानी आ जाएगा, है ना। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या होगा, ये वाला X आएगा, क्योंकि कैरियर है, एक X पर जीन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक महिला क्या हो जाएगी, यानी एक बेटी तो कलर ब्लाइंड हो गई, दूसरी बेटी कैसी हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। अब आ जाइए दूसरे वाले पे देखते हैं, क्योंकि फीमेल भी कैरियर है तो बेटा क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। बेटा क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। लेकिन क्योंकि फीमेल कैरियर है इसलिए एक बेटा जो है वो नॉर्मल मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। अब मान लेते हैं 4 बच्ची हैं, 100% मान लेते हैं, तो 100% में से 25% जो बेटी है, एक बेटी क्या होगी, एक बेटी क्या है, कलर ब्लाइंड, एक बेटी क्या है आपकी कैरियर है, एक बेटा कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और एक बेटा कैसा है, नॉर्मल है। यानी कि एक ही बेटा क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा जो है वो नॉर्मल है, अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है। फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा, वो भी बेटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। बाकी 3 बच्चे क्या होंगे, जिनमें से एक बेटी जो है कलर ब्लाइंड होगी, और क्या होगा, एक बेटी जो है वो आपकी कैरियर होगी, और एक बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हमने देख लिया। एक और कंडीशन बनाते हैं जिसमें फादर को नॉर्मल रखते हैं, मदर को कलर ब्लाइंड। फादर को नॉर्मल रखेंगे, मदर को क्या रखेंगे, कलर ब्लाइंड। तो क्या होगा अब क्या होगा, यहाँ पे फादर नॉर्मल रख लिया, मदर कलर ब्लाइंड हो गई। इसमें क्या कंडीशन बन रहा है, ये वाला X मतलब कलर ब्लाइंड वाला जो जीन वाला क्रोमोसोम है, इस वाले X के साथ आएगा तो क्या बनाएगा, XCX वाला कंडीशन बनाएगा। सिर्फ एक ही X पर कलर ब्लाइंड वाला जीन होगा और एक X पर नहीं है, तो क्या है, क्योंकि XX है तो डॉटर होगी, फीमेल होगी, और ये कैसी होगी, कैरियर होगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगा, तो डॉटर कैसी हो गई, कैरियर हो गई।
यानी कि अगर मदर जो है कलर ब्लाइंड है, फादर जो है नॉर्मल है, तो बेटियां कैसी होंगी? कैरियर होंगी, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, बेटियां कैसी होंगी? कैरियर होंगी। बट क्योंकि मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो बेटा क्या होगा? कलर ब्लाइंड। बेटे कैसे होंगे आपके? कलर ब्लाइंड होंगे। क्रॉस करवा के देख लीजिए। पनेट स्क्वायर बनाऊं? देखो पनेट स्क्वायर बना दो। फादर क्या है आपका? नॉर्मल है। मदर कैसी है? कलर ब्लाइंड है। मदर कैसी है? कलर ब्लाइंड है। क्या कंडीशन बनेगा? एक्स सी वाई वाला, एक्स सी वाई वाला। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा आपका? एक्स सी एक्स बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अच्छा यहाँ पे एक्स आएगा ना, और यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स सी वाई वाला कंडीशन बनेगा। ठीक है, देख लो 50% बेटियां क्या हैं? कैरियर। 50% बेटे क्या हैं? आपके कलर ब्लाइंड हैं। क्योंकि कैरियर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन जो हमारा है, कलर ब्लाइंड वाला जीन जो प्रेजेंट है, वही काफ़ी है मेल को कलर ब्लाइंड बनाने के लिए। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में मेल जो है वो क्या है? नॉर्मल है, और फीमेल जो है वो कैरियर है। मेल क्या है? नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, तो क्या कंडीशन बनेगा? कंडीशन बना लीजिए। बेटी क्या हो जाएगी आपकी? कैरियर हो जाएगी। एक बेटी क्या होगी? नॉर्मल होगी। दूसरा बेटा क्या होगा? कलर ब्लाइंड। और एक बेटा क्या होगा? नॉर्मल होगा। पनेट स्क्वायर बना करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ। फादर कैसा है? नॉर्मल है। मदर क्या है? कैरियर है। मदर इज कैरियर। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा? एक्स सी एक्स वाला। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा? एक्स सी वाई वाला। इधर पे क्या कंडीशन बनेगा? x और x। यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा? x और y। 4 बच्चे बने। 4 बच्चे में से एक क्या हो गई? कैरियर हो गई। बेटी है, क्या हो गई? कैरियर। एक बेटा क्या हो गया? कलर ब्लाइंड। बेटा क्या हो गया? कलर ब्लाइंड। एक बेटी कैसी है? नॉर्मल। और एक बेटा कैसा है? नॉर्मल है। यानी 50% बच्चे जो होंगे, बेटा और बेटी, बेटा और बेटी 50% बच्चे, यानी 2 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनमें एक बेटा है एक बेटी है नॉर्मल, और 50% 2 बच्चे ऐसे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, एक तो कैरियर, दूसरा क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा, और मेल जो है कलर ब्लाइंड होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है वो किसको प्रभावित कर रहा है? मेल को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। किसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? मेल को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आगे आ जाइए। अब आते हैं हीमोफीलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया जो है आपका, ये एक ऐसा डिजीज है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर चोट वोट लग गई है तो कंटिन्यूअसली ब्लड के बहते रहने से जो पर्सन है उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हीमोफीलिया में जो प्लेटलेट्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें आपका कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ये टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स में से क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स को हमारे जेनेटिक कोड में डिसऑर्डर आने की वजह से ये कोड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, और कंटिन्यूअसली ब्लड का फ्लो होने की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। और ये जो है, ये आपका सबसे पहले इंग्लैंड में जो राजघराना है महारानी साहिबा का, उनमें देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रॉयल डिजीज इसको इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, आ जाइए अब। तो ये कैसा है? इसका भी जो इनहेरिटेंस होता है ये भी कलर ब्लाइंडनेस की ही तरह होता है। ये ज़्यादातर इससे कौन प्रभावित होता है? ज़्यादातर इसमें पुरुष ही प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है बच्चों? पुरुष प्रभावित होता है। और यह भी कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ये कैसा डिजीज है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज ये होता है। ठीक है, इसका जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इससे संबंधित जीन को एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जीन कहा जाता है। ग्लोब्यूलिन आपका प्रोटीन है। एंटी हीमोफिलिक जीन क्या है? क्योंकि ये जो आपका हीमोफिल है उसको अफेक्ट करता है, और हमारी जो प्लेटलेट्स के फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है ये। ठीक है, यह रक्त
स्कंदन के 8वें, 9वें, 11वें फैक्टर्स के संश्लेषण का संदमन करती हैं, उनको अफेक्ट करती है, उनका निर्माण नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग रुक जाता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र पर इसका एलिल नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, जीन पेयर में होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर इसका एलिल नहीं प्रेजेंट होता है, सेम जैसा कलर ब्लाइंडनेस में था। अतः पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव जीन होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, उनमें हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। लेकिन स्त्रियों में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर ये आपके जीन प्रेजेंट होने चाहिए। हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन जो होते हैं, इनका होना आवश्यक होता है। इस रोग की वंशागति बिल्कुल आपके कलर ब्लाइंडनेस की ही तरह होती है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है, यानी कि मदर कलर ब्लाइंड है तो बेटा कलर ब्लाइंड होगा, फादर कलर ब्लाइंड है तो बेटी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी या फिर कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये हम देखेंगे। यदि स्त्रियों में एक एक्स गुणसूत्र पर यह जीन उपस्थित होता है तो स्त्रियां क्या होंगी, कैरियर होंगी। स्त्रियों में यह रोग तभी विकसित होगा जब दोनों ही क्रोमोसोम पर ये आपके कलर ब्लाइंड वाला हीमोफिलिक वाला जो जीन है वो प्रेजेंट होगा। दो टाइप के हीमोफीलिया होते हैं। हीमोफीलिया ए जो है आपका, ये ग्लोब्यूलिन की अनुपस्थिति के कारण होता है और ये क्लॉटिंग फैक्टर के 8वें फैक्टर को क्या करता है, आपके उसको प्रभावित करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आपका होमवर्क है कि आप सर्च करिएगा या आप पता करने की कोशिश करिएगा कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं वो आप एक जगह पे देखिएगा और उसको अपने नोट्स में रखिएगा। ठीक है, हालांकि वो हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में जब आएगा, या जब कभी वो टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आप इतना काम करिएगा। हीमोफीलिया बी क्या होता है, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण क्या होता है, यह उत्पन्न होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर में क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। यह 19वें कारक की कमी के कारण उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, इसको आपको कैसे आप क्योर कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, हमेशा क्या कराया जाएगा, खून चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तभी इसकी कमी को पूरा किया जाता है, अदरवाइज जो पर्सन है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब कंडीशंस देख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन में क्या बनता है। क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि भैया क्या है, जो फादर है नॉर्मल है और महिला क्या है, कैरियर है, हीमोफिलिक है, नॉट हीमोफिलिक, महिला क्या है, कैरियर है, यानी एक ही एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, जो जीन है, हीमोफिलिक जीन है, वो आपका प्रेजेंट है। तो क्या कंडीशन बनेगा, कंडीशन यहाँ पे हम बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, फादर नॉर्मल है और मदर क्या है, कैरियर है। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगा, ये वाला कंडीशन आपका बन जाएगा। ये कंडीशन बन गया। देखो, बेटी क्या हो गई, कैरियर हो गई, बेटा क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया, एक बेटी क्या है, नॉर्मल है, और एक बेटी क्या है, एक बेटा क्या है, नॉर्मल है। यही कंडीशन बन रहा है आपका। यही वाला कंडीशन बन रहा है ना। क्या है, बेटी क्या है आपका, नॉर्मल है, बेटी क्या है, कैरियर हो गई, एक बेटी क्या है, नॉर्मल है, बेटा क्या है, हीमोफिलिक है, और एक बेटा क्या है, नॉर्मल है। यही वाला कंडीशन बन रहा है। ठीक है, अगला कंडीशन क्या देखते हैं हम, यहीं से कंडीशन आपका, यहीं से सवाल बनेंगे कि अगर पिता जो है वो नॉर्मल है और मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है तो बच्चे कैसे होंगे, और आपको ये क्रॉस करा करके देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत बच्चे कलर ब्लाइंड हैं, और बच्चों में क्या, बेटे कितने प्रतिशत कलर ब्लाइंड है, बेटियां कितनी प्रतिशत कलर ब्लाइंड है, या नॉर्मल है कि क्या है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। फादर क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, मदर कैसी है, नॉर्मल है। कंडीशन देख लीजिए, फादर अभी क्या है, कलर ब्लाइंड है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पर आपका जो जीन है वो प्रेजेंट है, और कौन सा जीन, हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो फादर क्या हो जाएगा आपका, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। मदर कैसी है, नॉर्मल है। कंडीशन बना लीजिए, देखिए एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई बनेगा, इधर क्या बनेगा, एक्स बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। ये कंडीशन बन रहा है। देखिए, बेटियां कैसी हैं, बेटियां हैं कलर ब्लाइंड, बट बेटे कैसे हैं, नॉर्मल है, बेटे कैसे हैं, नॉर्मल है। फादर है तो किसको अफेक्ट करेगा, बेटियों को अफेक्ट करेगा, और फादर बेटियों को क्या बना रहा है, कैरियर बना रहा है।
फादर बेटियों को क्या बना रहा है, कैरियर बना रहा है, और यही बेटी आगे जाकर के क्या करेंगी, इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, स्पेशल नॉट कलर ब्लाइंड, हीमोफिलिक होंगे, और स्पेशली कौन, बेटे। ठीक है, बेटे क्या है, नॉर्मल है, बेटे कैसे हैं, नॉर्मल है। आगे आ जाइए, अगला कंडीशन क्या कह रहा है, फादर नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंड है। फादर क्या है, नॉर्मल है, मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है। ये जानबूझ के मैं इतना सब कुछ कंडीशन लेकर के आई हूँ क्योंकि यहीं से सवाल बनता है। ठीक है, फादर को नॉर्मल रखते हैं, मदर को कलर ब्लाइंड रखते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे बेटियां क्या हो रही हैं, बेटियां हो रही हैं कैरियर, और बेटे क्या हो रहे हैं, हीमोफिलिक। बेटियां क्या हो रही हैं, कैरियर, और बेटे क्या हो रहे हैं, हीमोफिलिक। देख लो, बेटियां कैरियर हैं और बेटे क्या हैं, आपके हीमोफिलिक हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उसमें 50% कैरियर और 50% हीमोफिलिक, और हीमोफिलिक कौन, बेटे हीमोफिलिक है, बेटियां आपकी कैरियर हैं। ठीक, एक और कंडीशन बना लें, मदर जो है वो हीमोफिलिक है, सॉरी एक सेकेंड, हीमोफिलिक फादर, हीमोफिलिक फादर, और मदर क्या है, कैरियर मदर है। हीमोफिलिक फादर है, मदर क्या है, कैरियर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या कंडीशन बनेगा, बना लेते हैं। हीमोफिलिक फादर है और मदर क्या है, कैरियर है। तो बेटियां क्या होंगी, इसमें से एक बेटी क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक हो जाएगी, एक बेटा क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, एक बेटी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, और एक बेटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक बेटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक बेटी हीमोफिलिक, एक बेटी कैसी, कैरियर, एक बेटा कैसा, हीमोफिलिक, एक बेटा कैसा, नॉर्मल। ठीक है, 4 बच्चों में से 50-50% को अगर आप 50-50%, सॉरी 25-25% में डिवाइड करेंगे तो एक बेटी कैसी है, हीमोफिलिक है, एक बेटी कैसी है, कैरियर है, एक बेटा कैसा है, हीमोफिलिक है, और एक बेटा क्या है, नॉर्मल है। कब, कंडीशन क्या बन रहा है, मदर कैरियर है, फादर कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो बेटी क्या हो गई, कलर ब्लाइंड, बेटा क्या हो गया, अरे नॉट कलर ब्लाइंड, बार बार कलर ब्लाइंड आ रहा है, बेटी क्या हो गई, हीमोफिलिक, बेटा क्या हो गया, हीमोफिलिक। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, अफेक्टेड हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, इसीलिए बेटा, एक बेटा और एक बेटी क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए। ठीक है, अगला कंडीशन आते हैं। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या क्या आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगा। अगर एक्स लिंक्ड जीन पर क्या है, रिसेसिव जीन आपका प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन बन रहा है, हीमोफीलिया ग्रस्त पिता क्या है, अपने पुत्र को रोग संचरित नहीं करता। हमने यही देखा कि क्या हो रहा है, ऐसे डिजीज में चाहे कलर ब्लाइंडनेस है या फिर हीमोफीलिया डिजीज है, क्या हो रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है, पिता से पुत्री में जा रहा है, ये ऐसे लिखते हैं, पिता से किस में जा रहा है, पुत्री में, और यही पुत्री जब माता बनेगी तो क्या होगा, ये अपने पुत्र को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। क्रिस क्रॉस पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पुत्रों को रोग जो है वो अपनी कैरियर माँ से ही मिलता है, पुरुष कभी भी कैरियर नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही एक्स पुरुष में पाया जाता है, और उसमें अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो पुरुष आपका क्या होगा, बीमार होगा, पुरुष कैसा होगा, बीमार होगा। अगला कंडीशन देख लीजिए, यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, तो क्या हम कह सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो होते हैं वो मेल को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशन याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक हमारा जो है, जब हम वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे तब उसमें ये सब काम आएगा। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स जो होते हैं वो फादर को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सामान्य कंडीशन में माता पिता से प्रभावित जो होता है वो कौन होता है, पुत्र होता है। सामान्य कंडीशन में क्या होगा, पेरेंट्स से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है, पुरुष, यानी पुत्र हो रहा है। हीमोफीलिया ग्रस्त लड़कियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, और स्त्री तभी हीमोफीलिक हो सकती है जब उसका पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो। ऐसे लक्षण दादा से नाती में, दादा से किस में, दादी से,
अच्छा ठीक है, हाँ। दादा से नाती के बीच में कड़ी नहीं बनता, यानी दादी से नाती में तो जा सकता है, लेकिन दादा से नाती में नहीं जाएगा। मतलब मेल टू मेल ये ट्रांसफर नहीं होगा, मेल टू फीमेल ट्रांसफर होगा, फीमेल टू मेल ट्रांसफर होगा, ये कहना ये चाह रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आते हैं किसके, और हम पढ़ते हैं अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर वाला आपका डिसऑर्डर है, जिसमें ये ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था, ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसका भी जीन कैसा होता है, रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। कैसा होता है, अप्रभावी होता है। मैं बोलते जा रही हूँ, प्लीज आप याद रखिएगा, रिसेसिव है, अप्रभावी है। ठीक है, दात्र कोशिका अरक्तता या सीकल सेल एनीमिया, हमने ये डिस्कस भी कर रखा हुआ है कि ये किस कंडीशन में आपका सीकल सेल एनीमिया बनता है। हमने देखा था ना कि आपका जो जीटीजी बन रहा था, ये, अरे इमेज लगाना मैं भूल गई, जीटीजी जो बन रहा था, इसमें क्या देख रहे थे हम, सी है, टी की जगह पर क्या आ रहा था, यूरेसिल आ रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा था, सी बन रहा था। ठीक है, इस यूरेसिल के रिप्लेसमेंट की वजह से ये आपका क्या है, आपका हीमोग्लोबिन का जो बीटा श्रृंखला है, इस पर 6वें नंबर पर क्या आ रहा है, 6वें नंबर पर ग्लोब्यूलिन की जगह पे क्या बन रहा था, वैलिन प्रोटीन बन रहा था। कौन सा प्रोटीन बन रहा था, वैलिन प्रोटीन। इसी वैलिन प्रोटीन की वजह से जो हमारा आरबीसी है, वो आरबीसी कैसा हो जा रहा है, ये गोल ना होकर के कैसा हो जा रहा है, हसिया के आकार का हो जा रहा है। इस हसिया के आकार के होने की वजह से ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, हम इसको अब रीड करेंगे। ठीक, मनुष्य में पाया जाने वाला क्या है, सोमैटिक एबनॉर्मेलिटी है, सोमैटिक क्रोमोसोम पर या फिर ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होने वाले रेसेसिव जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रेसेसिव जीन के कारण होता है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HB हीमोग्लोबिन A वाला कंडीशन बनता है, और सॉरी नॉट A वाला, S वाला कंडीशन बनता है। अगर ये कंडीशन बन रहा है, इधर देखिए, HB A और HB क्या है, ये वाला कंडीशन है, तब तो पर्सन क्या है, नॉर्मल है। पर्सन क्या है, नॉर्मल है। अगर HbA और HbS वाला हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन बन रहा है, तब भी उतनी समस्या नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर HbS वाला और HbS वाला कंडीशन बन रहा है, तो पर्सन क्या है, सीकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, और क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये वाला जो कंडीशन बनता है, हेट्रोजाइगस वाला जो कंडीशन बनता है, इसमें क्या होगा, देखा गया कि अफ्रीका में जो लोग होते हैं, उनमें ये वाला कंडीशन जिनमें था, उनको देखा गया कि वो मलेरिया रोग से क्या थे, मतलब उनको मलेरिया रोग उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, उनको उतना प्रभावित नहीं कर रहा था। ठीक है, ये कंडीशन है, नॉर्मल है। ये वाला कंडीशन है, ये उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन HbS और HbS वाला जीन दोनों ही क्या है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पर्सन क्या होगा, सीकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा। ठीक है, आइए रीड करते हैं। जब अप्रभावी जीन समयुग्मजी है, होमोजाइगस वाला कंडीशन बन रहा है, अवस्था में उपस्थित होते हैं, तब यह लीथल होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, घातक होता है। मतलब लास्टली पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन, जो हसिया के आकार का इस तरह के से हीमोग्लोबिन जो है वो बनने लगता है। अप्रभावित जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला पर क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर क्या बनता है, वैलिन बनता है। हमने देखा था कि थायमीन की जगह पर क्या बन रहा है, आपका यूरेसिल बनता है। क्या बनता है, यूरेसिल बनता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की ना बन करके क्या बन रहा है, वैलिन प्रोटीन बनता है। इसी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जा रहा है,
हसिया के आकार का हो जा रहा है। बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर स्थित वैलिन जो है छठवें स्थान पर भी वैलिन बन रहा है, प्रथम स्थान पर भी वैलिन बन रहा है। ये दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं और आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का शेप क्या होता है, बदल जाता है। इससे हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, वहन नहीं कर पाता है और रेड ब्लड सेल्स हसिया के आकार के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक एनीमिया हो जाता है क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वही नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और खून की कमी के कारण उस इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसलिए इस रोग को दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया इसको कहा जाता है। इस रोग के फलस्वरूप पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे ये हमने एक डायग्राम लिया हुआ है, अच्छा डायग्राम रखा हुआ है, ठीक है। आइए देखिए, हेट्रोगैमेटिक क्या है, नॉर्मल होता है, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है, नॉर्मल इन फीमेल दिखाया गया है। HbA HbS वाला कंडीशन है तो नॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर ऐसा कंडीशन देखा जा रहा है जिस भी पर्सन में देखा जा रहा है वो क्या है, मलेरिया से वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। HbA HbS वाला कंडीशन ओवम बन रहा है, यहाँ पे ये क्या है, स्पर्म एंड ओवम। अभी हम पनेट स्क्वायर में देखेंगे, ठीक है। फीमेल में HbA HbS वाला कंडीशन दिख रहा है और मेल में भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन ही HbA हेट्रोगैमेटिक कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन दिख रहा है तो क्या होगा, जो आपके 4 संतान बनेंगे उसमें क्या होगा, एक तो नॉर्मल होगा, एक क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा, उतना परेशान नहीं होगा, नॉर्मल ही कंडीशन होगा। और एक क्या होगा, सिकल सेल, एक को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। बना के देख लो, बना रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। इधर मेल है हमारा HbA, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन ही है, HbS। इधर पे भी क्या है, HbA और क्या है, HbS, ठीक है। कैसा बनेगा यहाँ पे आपका HbA HbA और यहाँ पे क्या बनेगा, HbA HbS। इधर क्या बनेगा, HbA और HbS HbS और HbS, ठीक है। ये क्या होगा, इसको तो बेचारे को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसको क्या होगा, इसको, ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये तो पूरी तरह से नॉर्मल है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपका मलेरिया रोग उतना ज़्यादा प्रभावित इसको नहीं करेगा, इन दोनों को, ठीक है। आ जाइए अब और एक और कंडीशन बना के देख लेते हैं यहीं पर, हालांकि वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है बट हम बना के चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं मेल क्या है, मेल में HbS HbS वाला कंडीशन, होमोगैमेटिक कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल क्या है, नॉर्मल है, फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। अगला कंडीशन आप बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, HbS HbA HbS HbA, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी बनेगी, HbA HbS और HbA और HbS, यही कंडीशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन लिखिए, ये आप बनाएंगे। फीमेल भी क्या है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है और मेल भी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो क्या होगा आप बनाइएगा। हालांकि जब ऐसा है तो दोनों की डेथ हो जाएगी, बट बना के चेक करिएगा कि बच्चे क्या होंगे, ठीक है ना। आइए, तो क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये है नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइकॉनकेव होता है आरबीसी का स्ट्रक्चर, दोनों तरफ से चिपटा होता है। क्या दिख रहा है, GAG प्रोटीन है, ए की जगह पर क्या हो रहा है, थाइमीन बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो, थाइमीन बन रहा है, तो थाइमीन किसको रिप्लेस करेगा, मतलब थाइमीन की जगह पर क्या आएगा, ए ही आएगा, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। थाइमीन की जगह पर क्या बन रहा है, एडेनिन आएगा, ठीक है। थाइमीन हमारा पिरामिडीन बेस है और एडेनिन क्या है, हमारा प्यूरिन बेस है, तो नॉर्मल जीन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन और छठे नंबर क्या बन रहा है, ग्लूटामिक एसिड बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ग्लूटामिक एसिड आपका बन रहा है। फर्स्ट नंबर पर क्या है, वैलिन प्रोटीन है, ठीक है। आगे देख लो, GTG, उसके बाद क्या आएगा, कौन सा जेनेटिक कोड आएगा, G के प्लेस पर C आएगा, A के प्लेस पर A आएगा और G के प्लेस पर क्या आएगा, C आएगा। फिर क्या बनेगा, C के प्लेस पर क्या बनेगा, G बनेगा। A के प्लेस पर क्या बनना चाहिए था, थाइमीन आना चाहिए था,
और सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडेनिन जो है, एडेनिन की जगह पर क्या आना चाहिए था, थायमिन आना चाहिए था, पिरामिडिन बेस। लेकिन दूसरा पिरामिडिन बेस आ जा रहा है यूरेसिल। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिरामिडिन को रिप्लेस कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था जेनेटिक, आप हमारे म्यूटेशन वाले पॉइंट में, जीन म्यूटेशन में हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन वाला जो जीन म्यूटेशन हो रहा था उसमें क्या हो रहा है आपका, पिरामिडिन को रिप्लेस कर दे या प्यूरिन को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है आपका, थायमीन की जगह पर कौन सा बेस आ गया, यूरेसिल बेस आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से HBS वाला जो आपका जीन है, HBS वाले जीन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ गया। और इसी की वजह से ये तुम्हारे 6वें नंबर पर क्या है, वैलीन प्रोटीन बन गया। 6वें नंबर पर कौन सा प्रोटीन बना, वैलीन प्रोटीन बना। ग्लूटामिक एसिड नहीं बन रहा है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड नहीं बन रहा, लेकिन क्या बन रहा है, वैलीन प्रोटीन बन रहा है। इसकी वजह से इस RBC का शेप कैसा हो गया, हसिया के आकार का आपका हो गया है। और हसिया के आकार का हो गया है तो क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शरीर में रक्त की कमी हो जा रही है और पर्सन की डेथ हो जा रही है। अगला डिसऑर्डर है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सभी आपके सिलेबस में है, इसलिए इन सबको पढ़ना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में हमने डिस्कस किया था कि फिनाइल एलेनिन करके एक हमारा क्या है, ये मेटाबॉलिज्म सब्सटेंस है, जो क्या करता है, ये आपके क्या करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और उस जीन के कारण क्या हो रहा है कि आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन ही नहीं पा रहा है। जब बन ही नहीं पा रहा है तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, और ये फिनाइल एलेनिन क्या हो रहा है, शरीर में हमारे इकट्ठा होता चला जा रहा है, शरीर में इकट्ठा होता चला जा रहा है। यूरिन में इसके एक बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपके त्वचा को प्रभावित कर रहा है, त्वचा में पीलापन आ जा रहा है, मानसिक कमजोरी का कारण बन रहा है, मंद बुद्धि का कारण बन रहा है, ये आपके बालों को प्रभावित करता है, इन सारे कारकों को प्रभावित करता है। और आपके सिकल सेल एनीमिया और क्या है आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये किसके एग्जाम्पल थे, हमने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल थे आपके प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे, प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल थे। क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, और एक से ज़्यादा प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। पढ़ दो इसको। आइए, फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय के अंतर्गत त्रुटि जो है, जन्मजात इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, दैहिक विकार सोमैटिक डिसऑर्डर है ये, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। यह रोग फिनाइल एलेनिन नामक एमिनो अम्ल के उपापचय पथ में भाग लेने वाले विशेष एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा एंजाइम, आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इस एंजाइम के अनुपस्थिति के कारण फिनाइल पाइरुविक एसिड का विघटन नहीं होता है और यह रुधिर में इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, त्वचा में पीलापन, मानसिक कमजोरी, मंद बुद्धि, मस्तिष्क ऊतक का विनाश और आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये क्या हो रहा है, फिनाइल पाइरुविक एसिड यूरिन में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, ये थे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हमने जिनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। अब आगे आएंगे क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, मानवीय गुणसूत्र के बारे में, मानवीय गुणसूत्र व्यतिक्रम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपके क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, स्पेशली क्या पढ़ेंगे, एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन रिकॉल करिए, क्या है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हमने देखा था कि क्रोमोसोम के जो सेट हैं,
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से किसी में भी एक में कमी एक्स्ट्रा आ जा रहा है, या एक घट जा रहा है, या दो घट जा रहा है, या दो बढ़ जा रहा है, इनकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा डाउन सिंड्रोम। क्या एग्जाम्पल है? डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम क्या हो रहा है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होता है। अब 46 में से अगर इनका जोड़ा बनाएंगे तो 23 जोड़े बनते हैं। 23 जोड़े में से जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उस 21वें जोड़े में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के टाइम पर, यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना रही हूँ, ये है लेट्स से कि यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या जाएगा, ये इस तरफ, इस तरह से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स इस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसजंक्शन। क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन कहा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे मेटाफेज वाले में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम जो हमारे इक्वेटर पर प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों पोल्स पर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स दोनों ही पोल्स पर चले जाते हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है डिसजंक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, डिसजंक्शन हो रहा है। लेकिन ये वाला जो कंडीशन आपका डाउन सिंड्रोम वाला जो कंडीशन बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस तरफ चला जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। और इस नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जा रहे हैं। गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जा रहे हैं, जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है। कौन सा कंडीशन बना रहा है, 2n+1 वाला कंडीशन बना रहा है, और इसी को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। और सबसे पहले इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था लैंगडन डाउन ने खोजा था, इसीलिए इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस रोग से ग्रसित जो बच्चा होता है, ये एक पिक्चर लगा हुआ है, इस रोग से ग्रसित जो बच्चा होता है, हाइट कम होती है, माथा जो होता है चौड़ा होता है, होंठ जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, मुंह जो होता है आधा खुला होता है, हार्ट कम डेवलप्ड होता है, और जो शरीर होता है, जो चेहरा होता है वो मंगोलियन जैसा दिखने लगता है। ठीक है ना, उस तरह से दिखने लगता है। मंद बुद्धि का बच्चा होता है। इस तरह से बहुत सारे विकार जो होते हैं, बहुत सारे लक्षण बच्चे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, डाउन सिंड्रोम है। ये कैसे, किस वजह से हो रहा है, ट्राइसोमी 21 भी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जा रहे हैं। 2 के स्थान पर क्या हो जा रहा है, 3 गुणसूत्र हो जा रहा है, गुणसूत्र बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, गुणसूत्र बढ़ रहा है। अगला हमारा एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली आपके मोनोसोमी वाला कंडीशन बना रहा है। किसका कंडीशन बना रहा है, मोनोसोमी वाला कंडीशन बना रहा है। यह भी आपके नॉन डिसजंक्शन के ही कारण होता है। और क्या हो रहा है, 46 के स्थान पर गुणसूत्र कैसे हो जा रहे हैं, 45 हो जा रहे हैं हमारे। ठीक है, क्या हो रहे हैं, 45 हो जा रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम को XO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र यहाँ पर एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये कंडीशन किस में हो रहा है, ये फीमेल में हो रहा है। किसमें हो रहा है, फीमेल में हो रहा है। फीमेल में एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फीमेल का शरीर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है। फीमेल जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। फीमेल स्टेराइल हो जाती है, बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। और क्या होता है कि oogenesis जो प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्योंकि प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, तो स्टेराइल वाला कंडीशन आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम रीड करेंगे। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में कंडीशन बनता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आगे डिस्कस करेंगे, वो मेल में कंडीशन बनता है। मेल में क्या होता है, मेल में फीमेल जैसे कंडीशन बनने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फीमेल में हमारा फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिनको टर्नर सिंड्रोम हुआ होता है। ठीक है, यह केवल स्त्रियों में
होने वाला डिसऑर्डर है। इस रोग की खोज हेनरी टर्नर ने किया था, 1938 में किया था। ऐसा व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, क्योंकि उसका जो एक्स क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र ही उपस्थित होता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। XO वाला कंडीशन हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। शरीर क्या होता है, अल्प विकसित होता है। स्त्री के समान एवं बंध या यूनक वाला जो कंडीशन बनता है, स्टेराइल होती है फीमेल बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें जननांगों का समुचित विकास नहीं हो पाता। मादा सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास नहीं हो पाता है। अंडाशय जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। वेस्टिजियल हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। टर्नर सिंड्रोम अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्रों में नॉन डिसजंक्शन, मतलब यही है, oogenesis के टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहा है, जो मायोसिस हो रहा है, उस टाइम पे क्या हुआ, गुणसूत्र जो एक्स क्रोमोसोम इस तरफ जाने चाहिए थे, एक पोल पर जाने चाहिए थे, ये नहीं गए, एक ही तरफ रह गए। ठीक है ना, इसी वजह से क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन के कारण ही क्या हुआ आपका ये 45 वाला कंडीशन बना। ठीक है, यह जो है इस वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। इस रोग से 5000 व्यक्तियों में से कोई एक जो होता है वो ग्रसित होता है। शुक्र है कि एक ही पर्सन जो है वो ग्रसित हो रहा है 5000 में से, वरना बड़ी बुरी स्थिति होती है ना। फिगर लगाया हुआ है हमने, डिस्कस कर लेते हैं इस फिगर को। दोनों ही डिजीजेस को यहीं पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में देखा जाता है, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल में देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, और कहाँ पे कमी हो जाती है, सेक्स लिंक्ड वाले, सेक्स क्रोमोसोम वाले में, और कहाँ पे, फीमेल में। ठीक है, फीमेल में XO वाला कंडीशन बनता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है। ठीक है, जबकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। मेल में क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक्स क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो मेल होता है, मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी कैरेक्टर्स जो है वो मेल की ही तरह रहते हैं। लेकिन मेल जो होता है वो स्टेराइल हो जाता है। मेल कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये किसका कंडीशन है, क्लाइनफेल्टर का है। किसका कंडीशन है, क्लाइनफेल्टर का। फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड रहते हैं। कौन से कंडीशन में, टर्नर सिंड्रोम में। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, आ जाइए कैसे कंडीशन बन रही है, ये देखिए। नॉन डिसजंक्शन की वजह से दोनों ही रोग हो रहा है। मेल में XY, फीमेल हमारी है XX। मायोसिस हो रहा है, मायोसिस होकर के ही गैमेट्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दो टाइप के स्पर्म्स बनेंगे, X वाला स्पर्म बनेगा एंड Y क्रोमोसोम वाला बनेगा। फीमेल दो टाइप के ओवम तो नहीं बनाती है। ओवम में, हर ओवम में क्या होगा, X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। बट मायोसिस के दौरान एक ओवम ऐसा है जिसमें एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सॉरी, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और टर्नर सिंड्रोम वाला एग्जांपल लेंगे हम जब, और एक में क्या हो रहा है कि एक टाइम पे एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। और क्लाइनफेल्टर वाले कंडीशन में एक टाइम पे क्या हो रहा है कि एक ओवम में दोनों क्रोमोसोम चले आए, एक्स्ट्रा वाला कंडीशन बन गया, नॉन डिसजंक्शन वाला कंडीशन बन गया। और एक ओवम में कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, विदाउट एक्स क्रोमोसोम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जो फीमेल है इस वाले एग से क्या कर रही है, मतलब ये स्पर्म जो इस वाले एग से अगर क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जो बच्चा होगा इसमें केवल और केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम कहाँ चले गए, दूसरे वाले एग में चले गए। जो एग बना उसमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो आया कहाँ से, फादर से आया हुआ है। इसीलिए ये जो फीमेल बेबी बनेगा, फीमेल बेबी जो है ये, इसमें क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। अब आते हैं दूसरा वाला कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ Y क्रोमोसोम बना हुआ है, देयर इज नो X क्रोमोसोम, तो जो बेबी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। एम्ब्रियो के टाइम पर ही, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर ही बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ये वाला स्पर्म जो है ये क्या कर रहा है, इस वाले एग से अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, फीमेल में ट्रिपल X क्रोमोसोम आ रहे हैं। फीमेल कैसे होगी, फीमेल विद ट्रिपल X क्रोमोसोम। और यहाँ पर मेल क्या हो रहा है, मेल का Y वाला स्पर्म जो है ये डबल X क्रोमोसोम वाले कंडीशन से बन रहा है, तो मेल जो है वो डबल XY क्रोमोसोम से बन रहा है। यही डबल XY वाला जो क्रोमोसोम आपका है ये क्या है, क्लाइनफेल्टर वाला कंडीशन बना रहा है। क्या कंडीशन बना रहा है, क्लाइनफेल्टर वाला कंडीशन बना रहा है। अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो 46 से क्या हो रहा है, 47 हो जा रहा है। 46 से क्या हो रहा है, 47 हो जा रहा है। डबल XY वाला कंडीशन आपका किसका है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल क्या हो जाता है, मेल में गाइनेकोमैस्टिया वाला कंडीशन अराइज हो जाता है, क्योंकि उसमें फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। फीमेल लाइक ब्रेस्ट जो है मेल में डेवलप हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अंडर डेवलप रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, ये है आपके कुछ कंडीशंस जो क्लाइनफेल्टर में बन रहे हैं। ठीक, ओके, ये पिक्चर लगाया हुआ है। मेल में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लीस्ट डेवलप हैं और ब्रेस्ट जैसे वगैरह ये सब डेवलप हो जाते हैं। फीमेल में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप होते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ये क्लाइनफेल्टर वाला है, क्लाइनफेल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है आपके टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, होप कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज बच्चों हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर का जो टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर लिया हुआ है, और जितने भी कंडीशंस बन सकते हैं जिनसे सवाल आने के चांसेस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा 30 मिनट का, थोड़ा सा एक और लास्ट टॉपिक का होगा पेडिग्री एनालिसिस, वो हम लास्ट क्लास में करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस और एक दो और टॉपिक्स रहेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक है, उनको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आपका चैप्टर जो है ये भी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर फिर हम मूव करेंगे। ठीक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, सवाल जितने भी आने के चांसेस रहेंगे एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वो करवा लिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अच्छा लगे तो, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।